हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम क्या कर रहे हैं, हमारा चल रहा है रियल नंबर्स और इसके सॉल्यूशंस में जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको करवा रही हूँ आजकल। ठीक है, अब ये हमारा एक दो वीडियोस में और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। क्लियर? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What is the greatest number that will divide 63, 138 and 228 so as to leave the same remainder in each cases? Clear? अब देखो क्या है इसमें, क्या कह रहा है ये हमसे, ये कह रहा है कि ये ग्रेटेस्ट नंबर हमें एक निकालना है जो कि इन नंबर से जब हम उसे 63, 138 और 228 से जब हम उसे डिवाइड करेंगे, क्या चाहिए हमें, एक ऐसा नंबर चाहिए जब हम इन नंबर से उस नंबर को डिवाइड करेंगे तो हर बार हमारा रिमाइंडर एक ही जैसा आएगा। ठीक है, तीनों से ही डिवाइड करने पे हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिससे हम इन तीनों को जब डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर सेम आएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो चलो कैसे करेंगे अब इसे। अब ग्रेटेस्ट नंबर की बात आई है तो हम जल्दी से इनका क्या निकाल देते हैं। हम देखो क्या करते हैं, अगर ऐसी सिचुएशन हो ना कि जब सेम रिमाइंडर चाहिए हो, ईच केसेस में हमें सेम रिमाइंडर चाहिए, तब हमें क्या करना होता है, हमें इन नंबर्स में डिफरेंसेस निकालने पड़ते हैं। कौन से नंबर में? 63 दिया है हमें, 138 दिया है और 228 दिया है। थोड़ी देर के लिए मैं इनको ABC लेट कर लेती हूँ कि ये हमारा A है, ये हमारा B है, लेट कर लिया मैंने, ये A है, ये B है और ये C है हमारा। क्लियर? हमने ये लेट कर लिया कि लेट A इक्वल टू 63, B इक्वल टू 138 एंड जो C इक्वल टू वो 228। मतलब इनको हमने ABC लेट कर लिया। कोई दिक्कत नहीं ना? देखो तो आगे क्या करना है, अब हम इनके जब हमें रिमाइंडर हमारा सेम आना चाहिए, ऐसी कंडीशन में मैं आपको बता रही हूं, ऐसी कंडीशन में हम इनके बीच में डिफरेंसेस निकालते हैं। लेकिन वो डिफरेंसेस कैसे निकालेंगे, उसका भी एक तरीका होता है। एक तरीके से एक फार्मूला समझ लो, उसका भी एक फार्मूला होता है। क्या होता है, पहले हम करेंगे B माइनस A, ठीक है, फिर हम करेंगे C माइनस B। क्लियर? लास्ट में हम करते हैं C माइनस A। तो ये आप साइड के लिए याद रखना, क्या करते हैं, पहले B माइनस A करते हैं, ठीक है, फिर हम C माइनस B करेंगे जब हमें तीन नंबर दिए हुए हों, C माइनस B, और लास्ट में C माइनस A करेंगे हम। आ गई बात समझ में? करो फिर। B माइनस A कितना हो गया आपका, 138 माइनस 63 कितना आ गया, ये आ गया आपका 75। ठीक करा? ठीक है, अगला C माइनस बी देखो, C माइनस बी कितना होगा, 228 माइनस 138 कितना, माइनस करके कितना आ रहा है देखो, 9, ये आ गया 90। क्लियर? नेक्स्ट पे चलो। नेक्स्ट है C माइनस A, 228 माइनस 63, ये कितना आया, 5, 6 एंड 1, ये आ गया 165। इतना समझ में आ गया? बस अब जो ये नंबर्स हमारे पास आते हैं, इनको हम ग्रेटेस्ट नंबर जब हमें निकालना होता है तो इनका हम ले लेते हैं HCF। ठीक है, तो इनका हम ले लेंगे HCF। किस किस का, 75 का, 90 का एंड 165 का। देखो HCF लो इसका, 75 का क्या होगा, 5 से जाएगा ये, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3। ठीक है, यानी ये हमारा क्या आ गया यहाँ पे, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3। क्लियर? ये आ गया। 90 के फैक्टर करो आप, किससे होंगे ये, 0 है लास्ट में, 2 से 3 से कर लो, 3 3 जा 9,
3 10 जा 30, अब 2 से होगा 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5, ये हो गए। ठीक है, तो क्या क्या आ गए हमारे ये, हमारे आ गए 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। क्लियर। अब क्या बचा हमारा 165, तो 165 के कर लो। ठीक है, हम क्या निकाल रहे हैं, हम HCF निकाल रहे हैं, जिसमें हमें तीनों के फैक्टर चाहिए ना, वो फैक्टर कर रहे हैं हम यहाँ पे। ये किससे जाएगा आपका, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, ये तो अब 11 से ही जाएगा, 11 3 जा 33। ठीक है, 3 हो गया, 3 1 जा 3, 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 3। बस अब आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो, HCF क्या हो जाएगा आपका, देखो क्या हो गया, 5 5 तीनों में है, 5 5 एंड 5, तो एक तो हो गया हमारा 5 मल्टीप्लाई, अब ये दूसरी बार में 5 हमारा नहीं है, तीनों में नहीं है। 3 देखो, 3 3 3, एक 3 हो गया कॉमन फैक्टर हमारा, बस दैट्स इट, यानी 5 3 जा 15। ठीक है, तो देखो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 15। अब हमसे वो यही कह रहा था, यही एक ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर हमें पता लग गया जिससे हम इन नंबर्स को जब हम डिवाइड करेंगे तो हर स्थिति में हमेशा हमारा रिमाइंडर सेम रहना चाहिए, तो तब हमारा ये आंसर सही होगा। देखो चेक करते हैं अब कैसे। फर्स्ट नंबर क्या था, 63। पहले आप 63 को 15 से डिवाइड कीजिए, कितना आया रिमाइंडर वो देखना है हमें। 15 4 जा 60, 3 रिमाइंडर, ये रिमाइंडर आ गया 3। अब आप करिए 138 को 15 से ही करना है, याद रखना। देखो 15 9 जा 135, कितना बचा 3, तो ये रिमाइंडर आ गया 3 इसमें भी। थर्ड चेक करो 228, इसको भी 15 से करो, जा 75, यहाँ पे भी क्या रिमाइंडर आया 3। अब देखो तीनों ही नंबर से जब हमने अपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को डिवाइड करा, मतलब हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आया उससे जब हमने इन तीनों नंबर को डिवाइड किया तो हमें हर बार 333 ही रिमाइंडर मिला, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, एकदम सही है। अब एक बात और हमेशा याद रखना कि जब भी आपको ऐसे नंबर्स देते हैं और ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है और सेम रिमाइंडर, यानी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, तो बस ये ध्यान रखना कि ये जो नंबर्स हमें लिखे हैं ये हमारे हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखोगे आप। इन नंबर्स को अगर ये मान लो उल्टे सीधे भी लिखे हुए हैं, पहले बड़ा छोटा लिख दिया है, नहीं, पहले आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखोगे। यहाँ तो गिवन था, असेंडिंग ऑर्डर में गिवन था, ठीक है, तो हमें कोई जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है आपके पास कि अगर इधर उधर नंबर लिखे हो, मान लो लिखा है 15, फिर लिखा है आपका 14, फिर लिखा है आपका 19, तो पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे आप। कैसे, पहले 14 बढ़ते हुए क्रम में, असेंडिंग यानी बढ़ता हुआ क्रम, 14 फिर 15 फिर 19, उसके बाद आप आगे की प्रक्रिया करोगे जो हमने करी है। समझ में आ गई बात, तो बस इसी चीज का ध्यान रखना है आपको। क्लियर, आगे चले, चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6 8 9 एंड इज ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब हमें ऐसा लीस्ट नंबर निकालना है कि जो वो मतलब हमारा जो इसका डिविजिबल जो इनसे है, ऐसा एक नंबर चाहिए जो लास्ट में हमारा क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर आए। ऐसा लीस्ट नंबर हमें चाहिए जो एक हमारा परफेक्ट एक स्क्वायर हो हमारा। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, आप सबसे पहले तो लीस्ट नंबर निकालने हैं हमें, तो हम सीधे इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है, देखो 6 के क्या फैक्टर होंगे, 2 इंटू 3, 8 के क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8। ठीक है, फैक्टर लिख लो, सिंपल ही है। 9 के 3 3 जा 9। अब निकाल लो आप इसका एलसीएम। कैसे, यहाँ तो 2 की पावर 1 ही है, 3 की पावर 1 ही है, यहाँ 2 की पावर क्या है 3 है,
यहाँ 3 की पावर क्या है 2 है, ठीक है, पावर्स में लिख लेते हैं ना इसे हम पहले। आप एलसीएम क्या निकालोगे, हाईएस्ट पावर लोगे आप हर इंटीजर की। 2 की क्या है हाईएस्ट पावर 3 है, ठीक है, और 3 की क्या है हाईएस्ट पावर स्क्वायर 2 है। क्लियर। अब आप ये देखो, वो ये कह रहा है विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8, 9 एंड कि एक तो इनसे एग्जैक्टली डिविजिबल हो एंड इज ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर हूं। तो अब आप ये देखो कि 3 का तो स्क्वायर है, तो ये तो हमें पता लग रहा है कि ये तो हाँ परफेक्ट स्क्वायर है, जो भी एलसीएम हम करने जा रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 2 की पावर क्या है 3 है, और 3 एक ऐसा नंबर है जो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, ये आपको पता है। लेकिन अगर हम इसकी जो ये पावर 3 है, जो एक्सपोनेंट 3 है, अगर हम चाहें कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाए तो क्या करना होगा, सोचो थोड़ा, है ना, क्या करना होगा फिर हमें। तब हमें ऐसी पोजीशन में अब हमें तो बनाना पड़ेगा इसको परफेक्ट स्क्वायर। अगर मैं एक और 2 से, मान लो ये 2 की पावर 3 है, अगर मैं एक और 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये 2 की पावर 1 है, यानी ये क्या बन जाता है 2 की पावर 4। हो गया काम, यानी ये बन गया ना एक परफेक्ट स्क्वायर आपका। बस तो हमें यही करना है, यानी यहाँ पे अगर मैं एक और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। पहले तो यही देख लो कितना आया, ये इसको हम ओपन करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 8 इंटू 9 यानी 72 आ गया। यानी हमें इस 72 में एक और 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो अब आप इसको कैसे लिखोगे, आप लिखोगे सो टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर we will have to multiply by 2 more। एक और 2 से हमें इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या, सो टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर वी विल हैव टू मल्टीप्लाई, यानी हमें करना ही पड़ेगा एक और 2 से मल्टीप्लाई, तब हमारा वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और लास्ट में आप क्या लिख दोगे, देयरफॉर 72 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू क्या हो गया 144, और दिस नंबर इज द परफेक्ट स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर हो जाता है 12 का स्क्वायर है ना, यानी ये क्या बन गया एक परफेक्ट स्क्वायर है। ये आंसर, ये हमारा आ गया आंसर जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो कुछ नहीं है इन चीजों में, आप ध्यान से बस फोकस करो, बस जो मैं बता रही हूं आप उस पर फोकस करो, ध्यान दो कि कह क्या रही हूं, क्या बोल रही हूं मैं आपसे, कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे होगा हमारा, यहाँ पे कैसे होगा। यहाँ ये तो स्क्वायर है ही है 3 स्क्वायर, यानी 2 की क्यूब थी, अब उस 2 के क्यूब में एक और 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो 2 की 4 हो गया, यानी इस पूरे में ही तो 2 से मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा जो कि 12 का स्क्वायर है हमारा। आ गई बात समझ में, ठीक है, आगे चलें फिर। देखो अब क्या आ गए हमारे, अब हमारे आ गई नेक्स्ट एक्सरसाइज में इरेशनल नंबर्स। अब इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, देखो पहले आपने पढ़े हैं, जरूर पढ़े हैं, लेकिन एक बार और रिमाइंड में करवा देती हूँ आपको। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो हमेशा हमारे कहाँ आते हैं, हमारे रूट के अंदर आते हैं, जो रूट में होते हैं हमारे, वो इरेशनल नंबर होते हैं। लेकिन देखो इसकी भी एक शर्त है ना, सारे रूट वाले नंबर आप इरेशनल नहीं कह सकते हो। क्यों नहीं कह सकते हो, अगर बाई चांस मान लो ये रूट 4 आ जाता है, 4 क्या है, 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना, एक परफेक्ट स्क्वायर है। कैसे, आप इसको कैसे लिखोगे 2 इंटू 2, यानी इसका क्या स्क्वायर रूट, ये तो 2 आ गया आंसर, और 2 इज अ रेशनल नंबर। 2 क्या है, 2 तो एक रेशनल नंबर हो गया। अब मैंने क्या बोला कि जो रूट के अंदर होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। लेकिन आपको हमेशा ये भी ध्यान रखना है, रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। अगर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर है तो वो हमारा बाद में ये रेशनल ही कहलाएगा आपका,
वो रेशनल नंबर हो जाएगा आपका, नॉट इरेशनल। ठीक है, इरेशनल क्या होंगे, जैसे आपका 5 आ गया, जैसे आपका 3 आ गया, या जैसे ऐसा कोई नंबर जो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, बस ये आपको ध्यान रखना है। तो वही आपका क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। और रेशनल नंबर को हम कैसे करते हैं इंडिकेट, देखो ये हमेशा हमारा p अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है। मतलब अगर 2 है तो 2/1 लिख सकते हैं, या 1/2 है तो दिस इज रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये हमारे रेशनल है, आपने पहले भी पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसकी अलग से वीडियो बना दूंगी रेशनल की भी और इरेशनल की भी। तो फिलहाल तो हम यही समझ के चल रहे हैं कि रेशनल क्या होता है। रेशनल होते हैं जो रूट के अंदर होते हैं, लेकिन शर्त ये है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने चाहिए, बस। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो एक क्वेश्चन है इसका, ये वाला करते हैं। ये है 8th क्वेश्चन, सेकेंड एक्सरसाइज का। राइट वेदर, ये है 2√45 प्लस 3√20 अपॉन 2√5। ठीक है, इसे हमें ये बताना है कि ये रेशनल होगा या रेशनल होगा। ठीक है, ऑन सिंप्लीफिकेशन गिव्स एन irrational और irrational नंबर। तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना है और हमें ये बताना है कि ये रेशनल होगा या इरेशनल होगा। ये क्वेश्चन है तो 8th क्वेश्चन एक्सरसाइज का, पर मैं इसको सबसे पहले इसलिए ले रही हूं ताकि आपको रेशनल और इरेशनल अच्छे से पता लग जाए कि रेशनल क्या है और इरेशनल क्या है, मतलब हम किन्हें इरेशनल बोलेंगे। ठीक है, तो उसलिए इसी वजह से मैंने ये 8th क्वेश्चन पहले ही ले लिया। देखो क्या है, अब हम जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आप ये देखो, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको आप खोलो पहले, तो इस रूट को आप सबको ओपन कर दो, क्योंकि ये तो √45 है और ये √20 है, ये और भी ओपन हो सकते हैं ना। कैसे खोलोगे इसको, रूट को खोलो आप, ये 45 को खोलो, फैक्टर करो इसके, 3 से होगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, और 3 से ही कर लो पहले, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, ये होगा इसके। यानी ये क्या आ गया हमारा, √45 के क्या फैक्टर आ गए हमारे, रूट क्या आ गए, 3 × 3 × 5, ये आ गए। अब देखो ये तो 2 है ना, स्क्वायर है ना, तो जब इसका रूट, इसका तो निकल जाएगा रूट, तो ये तो 3 हो गया, लेकिन 5 का तो कोई नहीं निकलता, तो 5 को हम एज इट इज √5 लिख देते हैं। यानी हम जब 45 को खोल रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, तो हमने 45 के फैक्टर किए, इसको रूट में रखा, जो जो इसके फैक्टर आए 45 की जगह, और फिर जिसका स्क्वायर हम निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट, वो निकाल लिया। ठीक है, यानी इसका 45 का हमारे पास क्या मिल गया हमें, जब हमने इसको ओपन किया तो हमें मिल गया इसकी वैल्यू 3√5 मिल गई। अब इसी तरह से आप √20 को ओपन कर लीजिए, करो 20 के फैक्टर करो, 2 10 जा, 2 5 जा, 5 1 जा, यानी रखोगे आप रूट के अंदर ही, इसके जो फैक्टर करोगे आप 2 × 2 × 5, आप ये 2 और 2 तो स्क्वायर रूट में है, यानी ये तो बाहर आ जाएगा, इसका स्क्वायर निकल जाएगा, 2 आ गया। ठीक है, लेकिन 5 तो फिर से अकेला रह गया, 5 एज इट इज ऐसे आ गया। यानी जब हमने √20 के फैक्टर करे, इसको √20 को खोला जब हमने, तो हमारा क्या आ गया, 2√5। यानी अब जैसे ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, 45 की यहाँ पुट कर दी हमने वैल्यू, जो आई 3√5। अब इसकी जगह हम ये प्लेस कर देंगे, √20 की जगह क्या प्लेस करेंगे, 2 × √5 और अपॉन, ये तो एज इट इज रहेगा। बस समझ में आई बात। अब फिर से आप ये देखो कि ये देखो, ये 2√5 है, यहाँ पे भी 2√5 है तो ये सब मल्टीप्लाई में ही ना, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3 × 2√5
अब प्लस आगे वाला ऐसे ही रहने दो अभी 2√5 और अपॉन 2√5। बस अब हम ये 2√5 क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेते हैं 2√5। हमारा यहाँ क्या बचा, 2√5 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा हमारा 3। अब प्लस यहाँ पे भी 2√5 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा 3 और नीचे क्या है हमारा 2√5 एज इट इज। अब ये देखो ये कट गए हमारे दोनों मल्टीप्लाई में। आंसर क्या आया हमारा 6 एंड 6 इज अ रेशनल नंबर। तो हमें यही पता लगाना था कि ये जो है हमारा नंबर ये इरेशनल होगा या रेशनल होगा बाय सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो हमने इसको इसे सिंप्लीफाई करा और हमें लास्ट में 6 नंबर मिला और हम जानते हैं कि 6 क्या होता है, 6 एक रेशनल नंबर है। अब आपको एक बात यहाँ पे ये पता लग गई होगी कि आप हर रूट को देख के ये नहीं कह सकते हो कि ये इरेशनल होगा। ठीक है, पहले उसको आप सिंप्लीफाई करोगे, देखोगे वो परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं बन रहा है, ऐसे खोलोगे सिंप्लीफाई करोगे अगर बड़े सवाल है तो उसके बाद आपको लास्ट में जाके पता लगता है कि ये रेशनल है कि ये इरेशनल है। समझ में आ गई बात, चले आगे। चलिए देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है कि प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर। अब हमें तो पता है कि हाँ भाई √3 जो है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, लेकिन हमें उसे प्रूव करके ये दिखाना है कि √3 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। ये हमें प्रूव करके उसको दिखाना है। तो देखो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो मैं एक चीज बताऊंगी आपको। तो इसके तरीके तो बहुत हैं, जो तरीका मैं बता रही हूँ अगर आपको वो अच्छा लगता है उससे करो, या आपको आपके टीचर ने भी कई तरीके से बताए होंगे और कोई तरीका बताया होगा और आपको वो भी पसंद आ रहा है, अगर वो इजी लग रहा है तो उससे कर लो। लेकिन एक बार ये वाला भी आप मेथड देख लो। ठीक है, करना कुछ नहीं है, देखो सिंपल है कि हम क्या करते हैं इसमें, हम ये मान लेते हैं, जैसे आपको पहले मैं एक चीज छोटी सी एक समझाऊंगी, इसका बेसिक समझाऊंगी कि अगर मान लो कि इफ के मान लो आपकी p डिवाइड a², अगर p डिवाइड करता है a² को, ठीक है, तो जो है p विल डिवाइड a भी तो होगा। क्यों, अगर p डिवाइड a² को करता है यानी a², ये p जो है इस a² को डिवाइड करता है। ठीक है, ठीक है, इसको हम इससे करते हैं डिवाइड, तो इस a को भी तो हम p से कर सकते हैं, यानी ये p इस a को भी तो करेगा डिवाइड। फिर हमारा कैसे, चलो एक नंबर लेके समझाती हूँ मैं आपको। कोई सा एक नंबर लेती हूँ मैंने लेट कर लिया 3 है, चलो इसकी जगह मैं 3 ले लेती हूँ कि 3 डिवाइड जो है हमारा कर रहा है, मान लो हमारा 9² को कर रहा है, तो भाई 3 विल डिवाइड ऑल्सो 9, ये भी तो होगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चेक करो। 9² है ये, यानी 81 हो गया, 81/3 कट रहा है, कट रहा है ना पूरा पूरा, यानी ये डिवाइड कर रहा है इसको। तो अब 9 को देखो 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी ये भी हो रहा है। तो यानी ये जो मैंने लिखा है ये सही है कि नहीं है, तो बस आप इस तरीके से समझ के चलो। ये चीज आपको समझ में आ गई, इस क्वेश्चन के लिए ये समझना जरूरी है, ये समझना जरूरी है इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि जब आगे बीच में आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए ये बात आप माइंड में रखना, बस और कुछ नहीं है। अब मैं चल रही हूं सीधे क्वेश्चन पे। अब देखो हमें क्या होता है कि ये बस एक लॉजिकल है ये चीज कि p विल डिवाइड अगर a² तो p विल ऑल्सो डिवाइड जो है हमारा a। ठीक है, ये एक लॉजिक था, मतलब मैंने जो आपको इस क्वेश्चन के लिए समझाया जो जरूरी था। अब जब मैं इस रूट वाले के क्वेश्चन को लूंगी तो इसमें क्या है, देखो इसमें क्या होगा, आपका प्रूव करना है हमें कि √3 इसमें क्या काम करता है। इसमें हम बाय कॉन्ट्रडिक्शन से करते हैं, हमें एक कॉन्ट्रडिक्शन एक मानना होता है कि हम उसका उल्टा लेके चलते हैं चीज का। ठीक है, ऐसे सवाल कैसे होते हैं, ऐसे सवाल जो होते हैं ये हमारे होते हैं बाय कॉन्ट्रडिक्शन से। मतलब हम कुछ भी उसका हम उल्टा लेके चलेंगे। कैसे, वो तो कह रहा है √3 एक इरेशनल नंबर है, हम थोड़ी देर के लिए लेट कर लेते हैं कि लेट
नहीं भाई, हम ये मान रहे हैं कि √3 जो है एक रेशनल नंबर है। 3 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, अब जब वो रेशनल होगा तो आप ये बताओ, तो मैं उसको ऐसे लिख सकती हूँ, √3 इक्वल टू P/Q की फॉर्म में मैं उसे ऐसे लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ ना, क्योंकि अब तो हमने ये लैट कर लिया कि ये एक रेशनल नंबर है, मैंने ये लैट कर लिया कि ये एक रेशनल नंबर है, तो मैं अब इसको ये लिख सकती हूँ ना, P/Q की फॉर्म में लिख सकती हूँ ना, सही है ना। ठीक है, लेकिन क्या है, P/Q क्या है, जहां पे हम यहाँ ये लिख सकते हैं वेयर, हम ये लिख सकते हैं कि बस हम ये है कि P&Q, यहाँ पे जो है P&Q does not have any common number, कॉमन फैक्टर लिख रहे हैं, कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ कि P&Q डज नॉट हैव कॉमन फैक्टर, इसका क्या मतलब होगा, देखो इसका ये मतलब है कॉमन फैक्टर का कि अगर जैसे कि आपका मतलब ये ज्यादा रिड्यूस नहीं होगा, रिड्यूस का एकदम लास्ट हो जाएगा, जैसे आपका ये 3/2 है आपका, ये पूरी रिड्यूस फॉर्म में होगा, उसके आगे और कुछ नहीं होगा, कोई भी ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं होगा जो इन्हें काट सके, मतलब ऐसी रिड्यूस फॉर्म होती है। P और Q डज नॉट हैव कॉमन फैक्टर का ये मतलब हुआ कि इसके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होंगे, ये इस पोजीशन में होगा। जैसे मान लो हमारा ये है 16/12 है, ठीक है, तो अभी ये कट सकता है ना, जैसे 4 जा 16 और 4 जा, तो ये काट के हमारा 4/3 आया ना, अब इसके बाद तो नहीं कटेगा ना, इसके बाद तो नहीं कटेगा ना, कोई रिड्यूस नहीं होगा ना ये, तो बस यही पोजीशन में ये हमें, ये हमारा यहाँ पे हमने ऐसी पोजीशन में लिया है कि इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ये पूरा रिड्यूसिस फॉर्म में होना चाहिए। समझ में आ गई बात कि पूरा रिड्यूसिस फॉर्म में होना चाहिए, कोई भी ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए फिर इसमें जो हमारा कटे। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। चलो तो फिर आगे चलो, अब हमने ये मान लिया, इसको लेट कर लिया कि ये रेशनल नंबर है, बस अब हम इस स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा इधर आपका 3 और इधर क्या हो जाएगा आपका P²/Q², हो गया। बस अब आप यहाँ पे ये देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3 × Q² इक्वल टू P² और Q² इक्वल टू P² अपॉन ये 3 नीचे चला जाएगा, लिख सकती हूँ। अब देखो, अब जो मैंने आपको लॉजिक बताया था ना, अब वो वाला लॉजिक लगाएंगे हम। ठीक है, कैसे कि ये देखो, ये 3 जो है इस P² को डिवाइड कर रहा है, यानी 3 डिवाइड P², तो भाई 3 जो है विल डिवाइड P भी तो होगा, P ऑल्सो। अभी अभी मैंने इससे पहले आपको सबसे पहले लॉजिक ही समझाया ना, तो उस लॉजिक को यहाँ पे लगाते हुए कि 3 जो है वो डिवाइड कर रहा है P² को, तो 3 P को भी तो डिवाइड करेगा ना, उसका अगर स्क्वायर नहीं लेंगे तो उसी भी तो डिवाइड करेगा ना P3। ठीक है, ये हो गया। अब यहां से हम इसको एक इक्वेशन के फॉर्म में मान लेते हैं, इसको एक इक्वेशन मान लो आप 1, और अब जो 3 विल डिवाइड P लिखा है ना हमने, यानी हमारा क्या आ गया, हमारा ये आ गया P/3, ये आ गया है ना, 3 विल डिवाइड P, क्योंकि ये P² जो है 3 डिवाइड P² को कर रहा है, हमने लिखा 3 विल डिवाइड P ऑल्सो, ये जो 3 है वो P को भी करेगा, तो हमने एक वैल्यू मान ली, हमने ले लिया लेट n इक्वल टू P/3, यानी इसको जब 3 को हम P से डिवाइड कर रहे हैं तो हमने ये लेट कर लिया कि कोई वैल्यू तो आएगी, वो वैल्यू हमने n मान ली। समझ में आ गई बात। और यहां से हमने क्या करा, फिर P की वैल्यू निकाल ली, क्या होगी P की वैल्यू 3n, और ये P की वैल्यू हमने रखी इन 1 में। ठीक है, इसके बाद से आप देखो यहाँ पे ये P की वैल्यू कहाँ रखी हमने, इसमें इक्वेशन फर्स्ट में रखी है P की वैल्यू हमने, इन पुट इन 1।
ये p की वैल्यू 3n, यानी यहाँ पे रख दो आप, तो क्या हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर इक्वल टू p की जगह वैल्यू रखो 3n का होल स्क्वायर अपॉन ये है 3 एज इट इज। समझ में आ गई बात? अब इसे ओपन करो आप, क्या हो गया, ये आपका हो गया 9n स्क्वायर अपॉन 3 क्यू स्क्वायर इक्वल टू, और 3 3 जा 9, यानी यहाँ पे आपका क्या आ गया, ये हमें तो n की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी ना, क्योंकि लेट n किया है, तो बस इसलिए हमने यहाँ से कर लिया, ये जो 3n स्क्वायर आया हमारा, यहाँ क्यू स्क्वायर, इस n स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, यानी ये आया क्यू स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू n स्क्वायर। समझ में आ गई बात इतनी? ठीक है, यानी अब क्या है, सेम प्रोसेस वही जो हमने यहाँ का 3 डिवाइड कर रहा है पी स्क्वायर को, यानी 3 विल डिवाइड पी ऑल्सो, सेम यहाँ पे भी वही लिख दो, 3 डिवाइड क्यू स्क्वायर, देन 3 विल डिवाइड क्यू ऑल्सो। क्यों ऐसे तो करेंगे, जैसे प्रोसेस हमने यहाँ अप्लाई किया, सेम प्रोसेस हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ तो हमें p की वैल्यू मिल गई थी, यहाँ पे q की वैल्यू भी तो चाहिए, तभी तो हम ये जो हमने शुरू में करा है, ये जो लेट करा है p अपॉन q, तभी तो दोनों p और q की वैल्यू हम यहाँ पुट कर पाएंगे। एक जगह हमें p की वैल्यू मिल गई, अब यहाँ पे हम इसी तरीके से, क्योंकि 3 विल डिवाइड q को कर रहा है, ठीक है, तो इसे भी हम ये लेट कर लेते हैं कि जब 3 जो है इस q को डिवाइड करेगा, तो हमने इसकी वैल्यू ले ली लेट m की, m मान ली कि जब 3 इस q को डिवाइड करेगा तब हमारे पास m आ जाएगा, यानी उसकी वैल्यू m आ जाएगी। तो यहाँ से मैं आपको q की वैल्यू दे दूं, 3m आ गई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गई, तो ये आ गई हमारी q की वैल्यू। समझ में आ गई बात? यहाँ पे आ गई हमारी p की वैल्यू और यहाँ पे आ गई q की। बस अब आपने शुरू में जो लिखा था, आप इसके बाद ये देखो, शुरू में आपने क्या लिखा था, √3 इक्वल टू p अपॉन q, और p की वैल्यू क्या आई आपकी 3n, और q की वैल्यू आपकी क्या आई 3m। अब आप मुझे ये बताओ, यहाँ पे भी 3 आ गया, यहाँ पे भी 3 आ गया, यानी कंप्लीट रिड्यूसेस फॉर्म में तो है ही नहीं है, 3 तो कॉमन फैक्टर आ गया शुरू में। और हमने क्या लेट किया था, हमने ये लेट किया था जब हमने एक कॉन्ट्रडिक्शन अपनी लगाई थी कि भाई हम ये मान रहे हैं कि ये p और q जो है डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर, कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, यानी हम उसको और ज्यादा रिड्यूसेस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, टोटली वो ऐसी फॉर्म में होनी चाहिए कि वो और रिड्यूस ना हो सके और उसे आगे ना काट सकें। ऐसा नंबर चाहिए p अपॉन q में जिसे हम आगे ना काट सकें, फुली वो अपना रिड्यूसेस फॉर्म में हो, माना था हमने। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तो 3 कॉमन फैक्टर आ रहा है हमारा, जबकि हमने मान, बस तो ये हमारा लग गया कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, तो हम लिख देंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन। और हुआ कैसे ये, ड्यू टू अवर रॉन्ग assumption, जो हमने गलत माना, हमने उसको माना कि ये रेशनल है, तो ये हमारा कंट्रडिक्शन हो गया कि हमने √3 को माना, हम रेशनल मान रहे हैं, उसको उल्टा माना हमने उसका। तो ये जब हमने प्रूव करने की कोशिश करी कि ये रेशनल है, पर लास्ट में ये रेशनल नहीं निकला, हमारा रॉन्ग एक्सेप्शन था, ये एक तरीके से हमने गलत माना, ये गलत प्रूफ हो गया ये। तो therefore so √3 is not a rational number, this is irrational number। एक दो क्वेश्चन मैं आपको और करवा दूंगी ऐसे, दैट्स इट। एक दो क्वेश्चन में और ऐसा ही करवा दूंगी आपको, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन कठिन नहीं है, इजी है। देखो लेंदी तो आप कहोगे
एक बार और समझ लो, ठीक है। मैं चलो एक बार और समझा देती हूँ आपको, क्योंकि ये एकदम से दिमाग में नहीं आएगा जल्दी से। मैं मानती हूँ कि हमें ये जब भी ऐसा कुछ प्रूव करना है और हमें पता है कि ये तो इरेशनल है ही है, मैं जानती हूँ आप भी जानते हो कि ये इरेशनल है, हमारा नहीं है रेशनल। लेकिन हमें ये कैसे होते हैं ऐसे क्वेश्चन? बाय कॉन्ट्राडिक्शन से, यानी हम उसे गलत सिद्ध करेंगे, हम उसे गलत कह रहे हैं कि नहीं भाई नहीं है, जबकि हमें पता है कि ये सच्चा है, लेकिन नहीं भाई तू सच्चा नहीं है, तो हम उसे गलत प्रूफ करेंगे इसी तरीके से। यानी हम ये कह रहे हैं √3 जो है वो एक रेशनल नंबर है, हमने ये लैट कर लिया और रेशनल नंबर हमने लिख दिया P/Q की फॉर्म में। अब P और Q हमने माने कि ये कॉमन फैक्टर नहीं है, पहले ही लिख दिया P and Q डज नॉट हैव कॉमन फैक्टर। क्यों? क्योंकि वो एक पूरा रिड्यूस फॉर्म में होना चाहिए, आगे कटना नहीं चाहिए, वो नंबर कटना नहीं चाहिए हमारा। और फिर हम बोथ साइड का स्क्वायर किया, यहाँ से हमने Q स्क्वायर की वैल्यू निकाली। अब जब P और Q माना है तो इनकी वैल्यूज पुट करनी है हमें, वो हम निकालने के लिए सारा प्रोसेस लगा रहे हैं। Q स्क्वायर जो है ये P²/3 आया, 3 डिवाइड कर रहा है P स्क्वायर को, तो 3P को भी डिवाइड करेगा, मैंने आपको बताया। यहां से जब 3P को भी डिवाइड करेगा तो हमने एक नंबर लेट कर लिया कि n के इक्वल आ जाएगा, फिर वो हमने लिख लिया कि इसकी वैल्यू n आ जाएगी और यहाँ से हमारा P निकल गया। इसी तरह से सेम प्रोसेस हमने आगे लगाया, बस ये P की वैल्यू पहले हमने इस पर पुट कर दी यहाँ पे P की जगह, ठीक है। ये 3n का स्क्वायर अपॉन 3, इस तरीके से इसको सॉल्व किया, ये आ गया हमारा। फिर से अब जब n माना है हमने तो इस n की वैल्यू भी तो निकालेंगे हम, इसलिए हमने ये 3 को इसके नीचे लेके n स्क्वायर लिखा। और अब यहाँ पे भी यही काम हो रहा है, सेम प्रोसेस अप्लाई होगा। 3 डिवाइड Q स्क्वायर तो 3 विल डिवाइड Q ऑल्सो, ठीक है। अब जब 3 डिवाइड कर रहा है Q को तो हमने उसको भी एक नंबर से लेट कर लिया, m आई उसकी वैल्यू, यहाँ से हमें Q की वैल्यू मिल गई। अब P भी हमारे सामने है, Q भी, और इसको हम इसमें पुट कर देंगे P/Q की जगह पे, और हम देखेंगे यहाँ तो 3 क्या है, एक कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये कंट्राडिक्शन हो गया, कैसे? ड्यू टू अवर रॉन्ग कंजप्शन, क्योंकि यहाँ पे 3 क्या आ गया, 3 इज अ कॉमन फैक्टर, 3 इज कॉमन फैक्टर, ये लाइन और लिख लेना यहाँ, कॉमन फैक्टर बट, ठीक है। और ये हमारे लिए कॉन्ट्रडिक्शन हो गया कि ड्यू टू आवर रॉन्ग एजप्शन से ये हमारा गलत सिद्ध हो गया कि √3 एक रेशनल नंबर नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। ये क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। समझ में आ गई बात? एक क्वेश्चन मैं और करवा दूंगी आपको ऐसा, ये क्वेश्चन तो आने ही आने हैं आपके, ये 2018 में भी आया था क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ना जरूर आते हैं, जरूर आएंगे ऐसे क्वेश्चन, आपको जरूर पढ़ते हैं आगे।